एक सवाल है जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है। दुनिया के कुछ सबसे स्मार्टेस्ट लोग वो अक्सर सबसे खराब निवेशक क्यों होते हैं? और ये कोई मजाक नहीं है। सर आइजैक न्यूटन, जिस इंसान ने कैलकुलस के नियम बनाने में मदद की, उन्होंने एक मार्केट बबल में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई डुबो दी थी। और कमाल की बात तो ये है कि वो एक बार प्रॉफिट में निकल भी गए थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि अरे मेरे दोस्त तो और भी ज्यादा पैसा बना रहे हैं, तो वो फोमो में, मतलब उस डर में कि मैं पीछे रह जाऊंगा, वापस बाजार में कूद पड़े और सब गवा दिया। कमाल है। मतलब जिस आदमी ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, वो अपने ही पैसों को जमीन पर आने से नहीं रोक पाया। ये सुनकर तो अपनी गलतियों पर थोड़ा कम दुख होता है। तो आज हम इसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं, निवेश के पीछे की साइकोलॉजी। हमारे पास कई स्रोत हैं, यूट्यूब के कुछ बेहतरीन एक्सप्लेनर्स हैं, एक एकेडमिक रिसर्च पेपर है जो खास तौर पर भारतीय निवेशकों पर फोकस करता है, और कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड्स भी हैं। हाँ, और हमारा आज का मिशन उस अदृश्य शक्ति को समझना है जो लंबी अवधि में निवेश में जीत या हार तय करती है। जैसा कि हमारे स्रोत बार बार कहते हैं, ये आपका IQ नहीं है, ये आपका व्यवहार है। और हम इस पूरी कहानी को भारतीय रिटेल निवेशक के चश्मे से देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि हम अपने ही दिमाग के बुने चाल से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलवेज बी कंपाउंडिंग क्लब के एक वीडियो का जो सेंट्रल आइडिया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं कि निवेश कोई मैथ्स का इम्तिहान नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल मैराथन है। बाजार आपके अंदर डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सारी भावनाएं जगाता है, और आपकी डिग्री या आपका IQ आपको इनसे नहीं बचा सकता। बल्कि कभी कभी तो ये चीजों को और बिगाड़ देता है। यहीं पर बिहेवियरल फाइनेंस की फील्ड आती है, जिसका जिक्र IOSR जर्नल के पेपर में भी है। ये साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का एक दिलचस्प मिश्रण है। देखिए, पुरानी थियरीज जैसे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस वो मानती थीं कि हम सब इंसान एकदम तर्कसंगत, मतलब रैशनल हैं। हाँ, कि हर जानकारी को प्रोसेस करके हमेशा बेस्ट फैसला लेते हैं। बिल्कुल। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में ऐसा होता कहाँ है? एग्जैक्टली। अगर सब इतनी रैशनल होते तो मार्केट में कभी बबल या क्रैश होते ही नहीं। यहीं पर बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी समझ की एक सीमा है। हम सब कुछ नहीं जान सकते, इसलिए हम शॉर्टकट लेते हैं, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। मानसिक शॉर्टकट। हाँ, और ये हमें जल्दी फैसले लेने में मदद तो करते हैं, लेकिन निवेश में अक्सर यही शॉर्टकट हमें गड्ढे में गिरा देते हैं। और सर आइजैक न्यूटन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साउथ सी बबल में अपना पैसा गंवाने के बाद उन्होंने जो कहा था, वो आज भी उतना ही सच है। मैं ग्रहों की गति की गणना कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। सही पकड़ा। और ये दिखाता है कि बाजार में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं। समस्या जानकारी की कमी नहीं है, अनुशासन की कमी है। जब आपका व्यवहार टूटता है, तो समय, जो आपका सबसे बड़ा दोस्त होना चाहिए, वो आपके खिलाफ काम करने लगता है। कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये व्यवहार टूटता कैसे है? वो कौन से आम तरीके हैं जिनसे हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं? वीडियो में 3 बड़े फेलियर पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला तो क्लासिक है, पैनिक सेलिंग। हाँ, यानी डर में आकर सब कुछ बेच देना। बाजार 20% गिरा और आपने अपने सारे अच्छे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स नुकसान में बेच दिए। आपने एक अस्थायी नुकसान को एक स्थायी परमानेंट लॉस में बदल दिया। दूसरा वाला भी बहुत आम है, परफॉर्मेंस चेजिंग। मतलब जो रॉकेट बन चुका है, उसी में बैठना। बिल्कुल। आप उस फंड में पैसा लगाते हैं जिसमें पिछले 1 साल में 100% रिटर्न दिया है, ये सोचकर कि ये आगे भी ऐसा ही करेगा। असल में आप चोटी पर खरीद रहे होते हैं। ये बाय हाई सेल लो का सबसे पक्का नुस्खा है। और तीसरा है स्ट्रैटेजी हॉपिंग। ये कुछ हर नई डाइट ट्राई करने जैसा है ना। 2 हफ्ते कीटो की, फिर 2 हफ्ते इंटरमिटेंट फास्टिंग। बिल्कुल सही एनालॉजी है। आप एक स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं, 6 महीने में नतीजे नहीं दिखते तो उसे छोड़कर दूसरी पर कूद जाते हैं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप कंपाउंडिंग की घड़ी को वापस 0 पर सेट कर देते हैं। अब इन गलतियों को अगर हम IOSR जर्नल में बताए गए बिहेवियरल बायसेस से जोड़कर देखें, तो शायद पूरी पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी, खास तौर पर भारतीय संदर्भ में। हाँ, जैसे कि हर्ड बिहेवियर या झुंड में चलने की आदत। ये पैनिक सेलिंग और परफॉर्मेंस चेजिंग दोनों की जड़ है। हम वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें सुरक्षित महसूस होता है, भले ही वो फैसला गलत हो। लेकिन एक मिनट, क्या इस झुंड में चलने का कारण ये नहीं है कि कुछ लोगों ने IPO लिस्टिंग पर एक ही दिन में बहुत पैसा कमाया? ज़ोमैटो या पेटीएम के IPOs को ही देख लीजिए।
क्या ये फोमो सिर्फ एक डर है या ये एक तरह का रैशनल ग्रीड है जो दूसरों की सफलता को देखकर आता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप इसे रैशनल ग्रीड कह सकते हैं, लेकिन ये रैशनल सिर्फ सतह पर है। इसके नीचे की साइकोलॉजी वही है। आप अपना विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ दूसरों की नकल कर रहे हैं। जब जोमैटो का आईपीओ आया तो कितने लोगों ने कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी थी? शायद बहुत कम। सब बस उस हाइप ट्रेन पर सवार होना चाहते थे। कोविड-19 के बाद जो नए निवेशक बाजार में आए, वो भी काफी हद तक इसी हर्ड बिहेवियर से प्रेरित थे। ठीक है, समझ गई। एक और बायस जिसका जिक्र है वो है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान का दर्द प्रॉफिट की खुशी से ज्यादा चुभता है। और ये बहुत ताकतवर होता है। हम सबने ये महसूस किया है ना, अपने पोर्टफोलियो में उस एक लाल स्टॉक को घूरते रहना, ये उम्मीद करते हुए कि ये वापस आएगा। मैं खुद मानता हूँ, मेरा भी एक ऐसा ही फेवरेट लॉस मेकिंग स्टॉक था जिसे मैंने महीनों तक सिर्फ इसलिए नहीं बेचा क्योंकि मैं हार मानना नहीं चाहता था। और ओवर कॉन्फिडेंस बायस के बारे में क्या? मुझे लगता है कि ये 2020 के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रिटेल निवेशकों का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मतलब एफएनओ ट्रेडिंग में कूद पड़ना। लोगों को लगा कि लॉकडाउन में घर बैठे बैठे वो बाजार को मात दे सकते हैं, लेकिन सेबी का डेटा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स ने एफएनओ में पैसा गंवाया है। 90%? ये तो जबरदस्त आंकड़ा है। मतलब 10 में से 9 लोग पैसा गंवा रहे हैं, फिर भी लोग उसमें कूद रहे हैं। बिल्कुल। और आखिरी वाला है एंकरिंग बायस, यानी किसी पुरानी जानकारी पर अटक जाना। इसका क्लासिक उदाहरण है येस बैंक। जब उसका शेयर 400 रुपए से गिरकर 20-25 पर आया तो बहुत से लोगों ने उसे खरीदा। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वो 400 रुपए का भाव एंकर हो चुका था। उन्हें लगा कि ये सस्ता मिल रहा है और वापस वहीं जाएगा। वे ये नहीं समझ पाए कि कंपनी के फंडामेंटल्स पूरी तरह बदल चुके हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे टेक्नोलॉजी, खासकर हमारे स्मार्टफोन ऐप्स, इन बायसेस को कम करने के बजाय शायद और बढ़ा रहे हैं। iOS UR जर्नल के मुताबिक महामारी के बाद भारत में रिटेल निवेशक 4.5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ के पार हो गए हैं और इनमें से ज्यादातर ज़ेरोधा और ग्रो जैसे ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये ऐप्स एक दो-धारी तलवार हैं। एक तरफ इन्होंने निवेश को बहुत आसान बना दिया है, एक्सेसिबल बना दिया है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का फायदा उठाते हैं, जैसे गेमिफिकेशन। आपको पॉइंट्स मिलते हैं, बैजेस मिलते हैं, लीडर बोर्ड पर रैंक दिखती है। ये सब आपको ज्यादा ट्रेड करने के लिए उकसाता है, जिससे ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और रियल टाइम अपडेट्स, हर सेकंड पोर्टफोलियो को ऊपर नीचे होते देखना, ये एक तरह की बेचैनी पैदा करता है। लगता है कि कुछ करना चाहिए, जबकि अक्सर सबसे अच्छा काम होता है कुछ ना करना। एग्जैक्टली। वो आपको शॉर्ट टर्म सोचने पर मजबूर करता है। और फिर है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और टेलीग्राम ग्रुप्स। आज ये स्टॉक खरीद लो, कल 10% ऊपर जाएगा। ये सलाह हर्ड बिहेवियर को और बढ़ावा देती है। जर्नल में कुछ सामाजिक जनसंख्या की मतलब सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर्स का भी जिक्र करें, जैसे कि उम्र का फर्क। हाँ, ये पाया गया है कि युवा निवेशक जैसे मिलेनियल्स और जेन जी वो ज्यादा रिस्क लेते हैं। वो आईपीओज, क्रिप्टो और मीम स्टॉक्स जैसे ट्रेंडिंग एसेट्स की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। वहीं फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक बड़ा रोल निभाती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां लोग अक्सर दोस्तों या अनौपचारिक सलाह पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। और एक सांस्कृतिक बदलाव भी है। पहले लोग सोना या एफडी को सबसे सुरक्षित मानते थे, लेकिन अब इक्विटी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। सही कहा। ये सभी कारक, टेक्नोलॉजी, उम्र, कल्चर, लिटरेसी, मिलकर एक निवेशक के व्यवहार को तय करते हैं और अक्सर उसे गलतियों की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, तो ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा दिमाग ही हमें फेल करने के लिए बना है। क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? क्या हम अपने ही इंस्टिंक्ट से लड़ सकते हैं? लड़ना शायद सही शब्द नहीं है, शायद सिस्टम बनाना ज्यादा सही होगा। अगर समस्या व्यवहार है तो समाधान बेहतर व्यवहार है, और बेहतर व्यवहार आदतों और सिस्टम से आता है, ना कि ज्यादा होशियारी से। यहीं पर कंपाउंडिंग और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग की असली ताकत सामने आती है। हाँ, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग वाले लेख में यही बात समझाई गई है। इसके 3 ही नियम हैं: जल्दी शुरू करो, अनुशासित रहो और धैर्य रखो। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में सबसे मुश्किल यही है। बिल्कुल। उस लेख में एक उदाहरण है कि अगर आप सिर्फ 5 साल की देरी से निवेश शुरू करते हैं तो आपके अंतिम कॉर्पस में कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। समय आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन तभी जब आप उसे लगातार काम करने का मौका दें। और अनुशासन को लागू करने का, या यूं कहें कि उसे ऑटोमेट करने का सबसे अच्छा तरीका है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
वैल्यू रिसर्च का एक लेख इस गलतफहमी को बहुत अच्छे से तोड़ता है कि एसआईपी सिर्फ कम पैसे वालों के लिए है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। एसआईपी अमीर या गरीब के लिए नहीं है। ये उन सबके लिए है जो अपनी भावनाओं को निवेश के रास्ते में नहीं आने देना चाहते। ये एक मनोवैज्ञानिक ढाल की तरह काम करता है। जब बाजार गिरता है तो आपकी एसआईपी अपने आप ज्यादा यूनिट्स खरीद लेती है। जब बाजार चढ़ता है तो कम। ये मार्केट टाइमिंग की समस्या को ही खत्म कर देता है। मतलब ये आपको परफॉर्मेंस चेजिंग और पैनिक सेलिंग दोनों से बचाता है। हाँ, आपका सिस्टम आपके लिए सोच रहा है। प्रांजल कामरा भी अपनी किताब और कोर्सेज में इसी सरलता पर जोर देते हैं। उन्होंने एक फॉरएवर फाइनेंशियल प्लान बनाया है जो कहते हैं कि 95% लोगों के लिए काफी है। हाँ, और उनकी योजना की खूबसूरती उसकी सादगी में है। कोई जटिल प्रोडक्ट नहीं, कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं, बस कुछ बेसिक चीजें सही तरीके से करनी है। पहला, एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस लगभग 1 से 2 करोड़ का। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ, पूरी फैमिली के लिए 15-20 लाख का हेल्थ कवर। तीसरा, एक इमरजेंसी फंड, आपके 6 महीने के खर्चों के बराबर रकम जिसे आप किसी ऑटो स्वीप अकाउंट या लिक्विड फंड में रख सकते हैं। और लंबे समय के लक्ष्यों और रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट के लिए एनपीएस एक अच्छा कम लागत वाला विकल्प है। और 10 साल से ज्यादा के लक्ष्यों के लिए बस एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड काफी है। और आखिर में पोर्टफोलियो को थोड़ी स्थिरता देने के लिए थोड़ा सा गोल्ड ईटीएफ, फिजिकल सोना नहीं। ये तो वाकई बहुत सीधा साधा प्लान है। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। सीए नितिन कौशिक भी कुछ ऐसी ही आम गलतियों से बचने की सलाह देते हैं, जैसे इंश्योरेंस और निवेश को मिलाना। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। यूलिप जैसे प्रोडक्ट्स जो ना तो अच्छा बीमा कवर देते हैं और ना ही अच्छा रिटर्न। दूसरी बड़ी गलती, जैसा हमने पहले भी बात की, बिना समझे सिर्फ किसी की टिप पर निवेश करना। और तीसरी, अपनी क्षमता से ज्यादा ईएमआई वाला होम लोन ले लेना। अगर सैलरी का 40-50% हिस्सा ईएमआई में जा रहा है तो आप उस घर के मालिक नहीं, गुलाम बन जाते हैं। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि सफल निवेश सही स्टॉक चुनने के बारे में कम है और मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचने के बारे में ज्यादा है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपको आपकी अपनी भावनात्मक कमजोरियों से बचाता है। बिल्कुल, आपका असली फायदा बुद्धिमत्ता या गति नहीं, बल्कि सिर्फ टिके रहने की क्षमता है। एक औसत पोर्टफोलियो जिसे आप बनाए रखते हैं वो एक शानदार पोर्टफोलियो से बेहतर नतीजे देगा जिसे आप घबराहट में छोड़ देते हैं। तो आज की चर्चा का निचोड़ ये है कि निवेश में जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको बस अनुशासित होने की जरूरत है। आपको एक ऐसी सरल योजना पर टिके रहना है जो आपको भावनाओं में बहकर फैसले लेने से रोके। और अंत में एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। हमारे स्रोतों से ये साफ है कि फिनटेक ऐप्स और सोशल मीडिया हमारे बिहेवियरल बायसेस को बढ़ा सकते हैं। वो हमें ज्यादा ट्रेड करने, दूसरों की नकल करने और शॉर्ट टर्म सोचने के लिए उकसाते हैं। लेकिन वही टेक्नोलॉजी हमें एसआईपीज जैसे ऑटोमेशन टूल और पहले से कहीं ज्यादा जानकारी तक पहुंच भी देती है। तो सोचने वाला सवाल ये है, इस नए डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी एक औसत रिटेल निवेशक के लिए नेट पॉजिटिव है या नेट नेगेटिव? क्या निवेश करने की आसानी भावनात्मक और गेमिफाइड फैसले लेने के जोखिम पर भारी पड़ती है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।